पार्ट 1 में हमने पढ़ा था एनुअल लेसन प्लान, वार्षिक पाठ योजना कैसे तैयार करते हैं, उसमें कौन कौन सी बिंदु आवश्यक हैं। आज हम पढ़ेंगे वार्षिक पाठ योजना प्रारूप पार्ट 2, मतलब एनुअल लेसन प्लान का फॉर्मेट क्या होता है, हम कैसे तैयार करते हैं, कैसे हम इसे अपने अध्यापन में उपयोग में लाते हैं। जिस तरह से हमने आपको पाठ योजना के बारे में बताया था, इकाई योजना के बारे में बताया था, उसी प्रकार हम वार्षिक पाठ योजना तैयार करते हैं। हम ये देखते हैं कि वार्षिक पाठ योजना के ऊपर हमारे पूरे पाठ्यक्रम का आधारशिला होती है। जो वार्षिक पाठ योजना प्रारूप हम तैयार करते हैं वह हमारे जुलाई सेशन से स्टार्ट हो जाता है। जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से अप्रैल। हमने जब आपको वार्षिक पाठ योजना के बारे में बताया था तब हमने आपको मुख्य बिंदु बताए हुए थे कि हम किन किन बिंदुओं का ध्यान रखते हैं। हम ये ध्यान रखते हैं कि उस वर्ष में कितनी छुट्टियां हैं, वह जो पाठ्यक्रम है वो कितनी यूनिट्स में है और हम उसको मंथ वाइज कितनी यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जिस प्रकार की हम यहाँ देख रहे हैं, आप सबको ये प्रारूप दिख रहा है जिसमें ये सबसे पहले माह लिखा हुआ है, मंथ लिखा है। सबसे पहले हमने इसको डिवाइड किया है मंथ से, तो सबसे पहले हमने लिखा हुआ है जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से अप्रैल। लेकिन चूंकि यहाँ पर अप्रैल के पहले ही परीक्षाएं हो जाती हैं, जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं वो अप्रैल के पहले हो जाती हैं, तो उनका वार्षिक पाठ योजना प्रारूप अलग तरीके से तैयार होता है, वो बोर्ड द्वारा डिसाइड होता है। परंतु जो जनरल परीक्षाएं होती हैं, लोकल परीक्षाएं होती हैं, उनके लिए वार्षिक पाठ योजना प्रारूप अलग तरीके से तैयार किया जाता है। दूसरी बात यह है कि प्रारूप को बनाते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कितनी यूनिट्स हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 9 यूनिट्स हैं, जबकि किसी बुक में कभी 12 यूनिट्स भी हो सकती हैं, कभी 13 यूनिट्स भी हो सकती हैं, और साइंस सब्जेक्ट में इन यूनिट्स के अंदर बहुत सारी सब यूनिट्स होती हैं। अब हमें इन सब यूनिट्स को भी यहाँ पर डिवाइड करना है। तो जब हम अपना वार्षिक पाठ योजना प्रारूप बनाएं तो यूनिट्स के साथ साथ हम सब यूनिट्स का भी ध्यान रखें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर जुलाई से सितंबर में हमने 3 यूनिट्स डिवाइड की हैं, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड। फिर नेक्स्ट मंथ जब हमारा अक्टूबर आया तो अक्टूबर में हमने 4th, 5th, 6th यूनिट डिवाइड की है, और फिर नेक्स्ट मंथ जब आया हमारा जनवरी से अप्रैल तो हमने 7, 8 और 9 यूनिट डिवाइड की है। अब हम यदि यहाँ पर देखें कि फर्स्ट यूनिट में मान लो 4 सब यूनिट्स हैं, तो हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इन 4 सब यूनिट्स को हम किस तरीके से जुलाई माह में कंप्लीट करें। इसी प्रकार सेकंड यूनिट में मान लो 5 सब यूनिट्स हैं और थर्ड में 6 सब यूनिट्स हैं। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने एनुअल प्लान को किस तरीके से सब यूनिट्स में डिवाइड करने के बाद एक्सप्लेन करें। ये आपको समझ आ गया होगा। इसी प्रकार से ये जो प्रोसेस है ये सभी यूनिट्स में लागू होगी। खासतौर पे जो साइंस के सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इनमें सब यूनिट्स अधिक होती हैं जो हम देखते हुए हैं। जैसे मैग्नेटिज्म है या इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो उनमें सब यूनिट्स भी डिवाइड रहती हैं, जो कि 1 से 2 से 3 भी होती हैं। तो उन सभी का ध्यान रखते हुए हमें सब यूनिट्स को ध्यान में रखते हुए हमें उन्हें जुलाई से सितंबर में डिवाइड करना है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब यदि हम इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं तो ये पुनरावृत्ति कार्य जो लिखा हुआ है ये हर माह के बाद, जुलाई से सितंबर के बाद ये रिवीजन होगा, फिर अक्टूबर से दिसंबर के बाद रिवीजन होगा, फिर जनवरी से अप्रैल के बाद रिवीजन होगा।
तो ये जो है, ये सारी जो हमने यूनिट्स डिवाइड की हैं, इनका सबका पुनरावृत्ति कार्य भी आवश्यक है। ये पुनरावृत्ति कार्य हम अपने विभिन्न प्रकार के परीक्षणों के आधार पर करते हैं। और उसके बाद हम एक प्रारूप बना लेते हैं कि लगभग हमारा कोर्स जो है जनवरी से फरवरी के बीच में एंड हो जाएगा, और जो बाकी के 2 मंथ बचेंगे उसमें हम अपने रिवीजन वर्क को कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक आपको सबको स्पष्ट हो गया होगा। उसके बाद हम चूंकि यहाँ पर लिखे हुए हैं तो इसी का योग करते हुए हम यहाँ पर आगे बढ़ते चले जाते हैं, या हम यहाँ पर रिमार्क भी लिख सकते हैं कि अभी हमारा ये हर मंथ का हम यहाँ पर यदि चाहें तो रिमार्क भी लिख सकते हैं कि जुलाई से सितंबर में हमारा कोई जो है यूनिट बची हुई है, रिमेनिंग है। इसी प्रकार से हम ये देख सकते हैं। अब इस वार्षिक पाठ्य योजना प्रारूप में सबसे इम्पोर्टेंट जो विषय वस्तु है वो यह है कि हम किस आधार पर ये यूनिट्स डिवाइड करते हैं। तो हमारा आधार, जैसे कि हम जानते हैं कि जो शिक्षण उद्देश्य होते हैं, कि शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं, क्यों हम पढ़ाते हैं, क्यों सभी विषयों की टीचिंग की जाती है, तो उनके विभिन्न उद्देश्यों को आधार मानते हुए हम इन उद्देश्यों के आधार पर इन यूनिट्स को डिवाइड करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने लिखा हुआ है इकाई के उद्देश्य, एम्स ऑफ यूनिट्स। हमारे क्या उद्देश्य होते हैं? तो हमारा उद्देश्य होता है सबसे पहले ज्ञानात्मक। जो हम यहाँ पर यूनिट्स डिवाइड कर रहे हैं उनमें कौन सी चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो यह सब ज्ञानात्मक उद्देश्य है। यह विषय के आधार पर होता है, चाहे आप ह्यूमैनिटी पढ़ें, चाहे आप साइंस पढ़ें, चाहे आप आर्ट्स पढ़ें, या इसके अलावा आप कंप्यूटर पढ़ें, सभी में शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति होना अति आवश्यक होता है। तो हम देखते हैं कि यह सबसे पहले इस उद्देश्य की पूर्ति, जितनी भी यूनिट्स यहाँ पर हम लिख रहे हैं, उन यूनिट्स में जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु से ज्ञानात्मक उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हम एक्टिविटीज करवाते हैं, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि पाठ्य पुस्तकों में हाउ टू मेक, या ये दिया रहता है डू यू नो, क्या आप जानते हैं। तो इस तरीके से हम उस यूनिट में यह देखते हैं कि कितनी चीज आपको ज्ञान प्रदान कर रही है। तो हमारा पहला उद्देश्य होता है ज्ञानात्मक। दूसरा होता है बोधात्मक, कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जिन यूनिट्स को हम लेकर चल रहे हैं उसमें आपने कितना समझा। जैसे कि आप साइंस की यूनिट्स ले लें, या हिंदी की यूनिट्स ले लें, या आप इंग्लिश की यूनिट्स ले लें, तो जब हम कोई भी विषय का टीचिंग करते हैं या अध्यापन करते हैं तो उसमें जो हम उद्देश्य ले रहे हैं उसमें स्टूडेंट्स को कितना समझ आया। जैसे हमने हिंदी पढ़ाया, तो हिंदी में हमने व्याकरण पढ़ाई, या इंग्लिश में हमने ग्रामर पढ़ाई, उस ग्रामर को लेते हुए हमें सेंटेंस मेकिंग करना है। तो ये यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव यूज होता है, इन उद्देश्यों को लेकर हम चलते हैं। थर्ड हमारा आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का सबसे अधिक उपयोग विज्ञान विषयों में होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर और मैथ्स भी ये सब एप्लीकेशन बेस्ड विषय हैं, जिनमें की सारी एक्टिविटीज होती हैं, जिनमें की प्रैक्टिकल होते हैं, जिनमें कि किसी भी सिद्धांत को समझाने के लिए अनुप्रयोगों का उपयोग किया जाता है। ये अनुप्रयोग सैद्धांतिक होते हैं, तथा जब भी हम किसी प्रैक्टिकल को करते हैं तो सिद्धांत, सूत्रों और नियमों के आधार पर हम उसकी पुष्टि करते हैं। तो इस प्रकार जब हम इस फॉर्मेट को बनाते हैं तो हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति होना भी आवश्यक होता है, जो कि अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा आता है कौशलात्मक। कौशलात्मक में हमने अपने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि रीडिंग, लिसनिंग और
ये सब स्किल्स होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एप्लीकेशन बेस्ड स्किल होते हैं जिनका उपयोग हम अपने बोलने में, हम अपने लेबोरेटरी में, हम अपने कार्यों में करते हैं। तो इस प्रकार से कौशलात्मक विकास हमारा होता है। तो हमारी जो यूनिट्स हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं उनमें कौन कौन सी उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है उसको लेते हुए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है अभिरुचि, इंटरेस्ट। जैसे हम सभी जानते हैं कि 40 बच्चे हैं क्लास रूम में, लेकिन सभी बच्चों को उस यूनिट में कोई रुचि नहीं है। मान लो हमने गणित की कोई ज्योमेट्री पढ़ाया, हमने उनको या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, तो मान लो उनकी रुचि नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम उस सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग बना दें कि जो विद्यार्थी है वो उसमें रुचि ले सके। तो इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए और रुचि जागृत करने के लिए हम टीचिंग एड का उपयोग करते हैं। टीचिंग एड, शिक्षण सहायक सामग्री। हम इस तरीके से किसी भी यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे जिससे कि विद्यार्थियों में रुचि जागृत हो सके। उसके लिए हमें इस ऑनलाइन मोड में बहुत सारे जो नेट के द्वारा हम शिक्षण सहायक सामग्री प्राप्त कर सकते हैं तथा अपनी विषय वस्तु को जितनी भी हमने ये यहाँ पर यूनिट्स डिवाइड की हैं उन यूनिट्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लास्ट आता है हमारी अभिवृत्ति। अभिवृत्ति का अर्थ होता है कि हमने इतनी सारी जो यूनिट्स हैं उसमें जो हमने समझा है उसको किस दृष्टिकोण के आधार पर हम समझ रहे हैं। हम यदि ये दृष्टिकोण रख रहे हैं कि केवल हमको पढ़ना है और पास होना है, तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारा सोच क्या है उस विषय के प्रति, तो ये हमारे एटीट्यूड में शामिल होता है। लेकिन जो अध्यापक है, जो पढ़ा रहा है, उसका यह उद्देश्य होना चाहिए कि वह सभी जो बिंदु हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक, अभिरुचि और अभिवृत्ति, इन सभी का वो उसमें पूर्ण रूप से पालन कर सके और वार्षिक पाठ योजना प्रारूप बनाते समय जो उनका कोर्स है, पूर्ण कंप्लीट कोर्स पर बनती है वार्षिक पाठ योजना, तो इस कंप्लीट पाठ में जब भी ये कंप्लीट कोर्स में वार्षिक पाठ योजना बनाए तो वह इन उद्देश्यों की पूर्ति कर सके, जिससे कि हमारा जो उपलब्धियां हैं वो 100% आ सके। यदि हम अपने उद्देश्यों को ये रखते हुए कि हमारी जो स्टूडेंट्स की उपलब्धियां हैं वो 100% रहें और हम इन उद्देश्यों को लेते हुए आगे बढ़ें, तो हमारा रिजल्ट जो है 100% प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वार्षिक पाठ योजना प्रारूप में इन सारे बिंदुओं को ध्यान रखते हुए ही हमें अपनी वार्षिक पाठ योजना तैयार करना चाहिए।